हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 थर्मोडाइनमिक्स। इसका एक बहुत ही प्यारा सा वन शॉट। तो सबसे पहले हर लेक्चर की तरह मैं चाहूंगा कि दो चीज़ें आप लोग फटाफट से मुझे बता दो चेक करके। पहला, मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है, और दूसरा, क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है। ये दो चीज़ें आपको कंफर्म कर लेनी है हर क्लास के बारे में। आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर कभी भी लगे कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में या फिर क्लास में, तो फिर आपको मुझे बताना है, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक। दूसरी चीज, ये जो लेक्चर है, ये मोस्ट वांटेड सीरीज इस कोर्स का हिस्सा है, और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारी वेबसाइट www.physicsman.in पर। ये जो कोर्स है मोस्ट वांटेड सीरीज, अगर अभी बात करी जाए रिमेनिंग टाइम के हिसाब से, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। मतलब मैं ये बोलूंगा कि इससे अच्छा कुछ भी हो ही नहीं सकता। हम इस कोर्स के अंदर एक चैप्टर को उठाते हैं और उस चैप्टर को हम लोग वन शॉट निपटाते हैं। ठीक है, चैप्टर को हम लोग वन शॉट निपटाते हैं। अब भाई साहब, चैप्टर हमारा जो वन शॉट निपटा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो इसका तो डायरेक्ट प्रूफ आपको मिल जाएगा हमारे इस वन शॉट के अंदर कि भाई वन शॉट कैसा होता है। लेकिन जो सबसे यूनिक बात है ना वन शॉट की, वो है कि हमारा हर वन शॉट जो होता है वो 2 घंटे से भी कम समय का होता है। 2 घंटे से भी कम। और ये मैं जानबूझ के मैंने चुना है इस चीज को, क्योंकि मुझे बहुत सारे एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है कि ये आजकल जो यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं ना, 8-8 9 9 10 10 घंटे के जो वन शॉट्स चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनसे। एक बस गुडविल क्रिएट होती है कि देखो टीचर कितनी मेहनत कर रहा है। एक्चुअल में बच्चे के लेवल पर देखा जाए ना, तो बच्चे नहीं फॉलो कर सकते, नहीं इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देख सकते, राइट। तो एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा, बिना डरे फिजिक्स की तरफ आए तो सही पहले, तो उसको मैं 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर करवा देता हूं, ताकि उसको उस चैप्टर का इतना आइडिया हो जाए, है ना, विद इन 2 आवर्स, कि अगर सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसका सही हो जाएगा। लेकिन भाई हमें तो कंप्लीट कवरेज करनी है, राइट। तो फिर इसके बाद में होते हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन, एंड आई एम श्योर आपने मेरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस देखे होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर, 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस हो सकते हैं पर चैप्टर। और इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम लोग हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो आप देखोगे, और यही मैं 160 प्लस की जो गारंटी है वो यही वाली गारंटी है कि अगर आपने मेरा वन शॉट देख लिया, अगर आपने मेरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लिया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका एग्जाम में देखा हुआ ना हो। एक भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। हाँ, आप उसको सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन 100% हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर से होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सो ये है हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज, जिसको आप फॉलो कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। बट फिलहाल के लिए तो मजे लो इस लेक्चर के। तैयार हो जाओ, अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #फिजिक्समैन, और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। शुरू करें, चलो आ जाओ। फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर और हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मोशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मल एनर्जी, मतलब जो हीट है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट्स वाई द नेम थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, वो फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री में भी मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है। और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि इस चैप्टर को, मतलब मुझसे बेहतरीन मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो कि पढ़ा सकते हो। तो आई होप जब आप वन शॉट देखोगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। तो एम्ब्रेस योरसेल्फ, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप
एक बहुत ही प्यारे फ्लो के अंदर हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते हुए चलेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको रियलाइज हो जाएगा कि सुभाष सर के जो वन शॉट्स हैं उनकी पावर क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इनफैक्ट ये जो लॉ था ये सबसे आखिरी में आया था, ठीक है। तो लेकिन इसको आना सबसे पहले चाहिए था, तो नंबरिंग में इसको हमने ऑर्डर दे दिया 0, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि ये बेसिकली टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। इट डिफरेंशिएट्स टेम्परेचर विथ हीट। और बड़ा सुंदर सा और बड़ा सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। क्या कहता है ये कि सर मान लो ये आपका कोई एक सिस्टम है। अब सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सिस्टम का मतलब हो गया एक सिलेंडर जिसके अंदर आपने आइडियल गैस को भरा हुआ है। हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिस्टम का मतलब यही लेंगे, ठीक। तो ये आपका एक सिस्टम है मान लो, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया सिस्टम ए, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ना, इसको हम दो अलग अलग सिस्टम्स जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता उनके कांटेक्ट में लेके आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमने एक सिस्टम यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया एक सिस्टम, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सिस्टम, और एक सिस्टम हमने ले लिया यहां पर, ये हो गया हमारा तीसरा सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे हमारे दो अलग अलग सिस्टम्स और हैं जिनके साथ में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम ए है वो कांटेक्ट में आ जाए, और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ना रहे, ठीक है। तो एक का नाम हमने रख दिया सिस्टम बी और एक का नाम हमने रख दिया सिस्टम सी, ठीक है। और ये जो वॉल है जो ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में है, ये जो वॉल है ये आपकी कंडक्टिंग वॉल है। मतलब यहां से आप आसानी से हीट को कंडक्ट कर सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर पहुंचा सकते हो। ऐसी वॉल को बोला जाता है डायाथर्मिक वॉल, ठीक है। और बी और सी के बीच में जो वॉल है वो कैसी वॉल है? वो बिल्कुल इंसुलेटिंग वॉल है जिसको बोला जाता है एडियाबैटिक वॉल, जहां से किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर जैसे आप इस तरीके का सिस्टम बनाओगे तो आपको हीट का एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा ए और बी के बीच में, और हीट का एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा ए और सी के बीच में, ठीक है। तो सर ये लॉ क्या कहना चाह रहा है? ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि हीट का एक्सचेंज तब तक होता रहता है जब तक दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो पहली बात जो इस लॉ के द्वारा हमें पता चलती है वो क्या पता चलती है कि हीट का ट्रांसफर, ठीक है, हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और हम तो इससे रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि तुम सोचो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ट्रीट किया था, और पोटेंशियल के केस में भी तो हम ऐसा ही देखते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ करंट कब फ्लो होती है? जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो कोई किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहां पर टेम्परेचर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंज कब तक होता रहेगा? जब तक आपका ए और बी इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए और ए और सी इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है। अब सर इसका प्रूफ क्या है कि ए और बी का टेम्परेचर और बी और सी का टेम्परेचर सेम हो चुका है? क्या प्रूफ है इसका, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं, तो हम क्या करते हैं वापस से, अब हमने ये काम कर लिया, अब वापस से हम क्या करते हैं ये सारे के सारे सिस्टम्स वापस से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टम नंबर ए हो गया, ठीक है, इसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम बी हो गया, ठीक, और इसको उठा लेते हैं, इसको एक और बार कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा सिस्टम सी हो गया, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं हम लोग, अब की बार ए बी और सी इनके बीच की जो वॉल है, मतलब ये वाली जो वॉल है,
इसको तो हम लोग बना देते हैं एडियाबैटिक, मतलब किसी तरीके का कोई हीट एक्सचेंज ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम ए, ये हो जाएगा आपका सिस्टम बी, और ये हो जाएगा आपका सिस्टम सी। और बी और सी के बीच की जो वॉल है उसको हम लोग बना देते हैं डायाथर्मिक, जहां से हीट का एक्सचेंज आसानी से हो सकता हो। तो प्रूफ कैसे मिलेगा हमें कि अगर सर पहला वाला जो केस था उसमें ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं और ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, मतलब उनका टेम्परेचर सेम हो चुका है, तो पक्का सर बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाने चाहिए, मतलब बी और सी के बीच में किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपने जब केस नंबर 1 रखा तो आपका ए एंड बी जो है आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, क्यों? क्योंकि आपने हीट एक्सचेंज अलाउ कर दिया, और हीट एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और सर इसी तरीके से आपका जो सिस्टम ए है और आपका जो सिस्टम सी है, ये दोनों भी किस में आ चुके हैं? ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ठीक है भाई साहब, तो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? सर इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके अब बी और सी जो हैं, बी एंड सी जो हैं, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुके होंगे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, बट फिर भी हमने इसको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है, मतलब आपको बी और सी के बीच में किसी तरीके का ठीक है, ऑल्दो यहां पर आपने डायाथर्मिक वॉल यूज करी है, ठीक है, बट स्टिल आपको किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये तो आपकी एडियाबैटिक वॉल है ही, ये तो वैसे ही किसी भी हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती। ठीक है, यहां पर ये आपकी डायाथर्मिक वॉल थी, और ये आपकी एडियाबैटिक वॉल थी। तो ये जो एडियाबैटिक वर्ड है ना, इसका मतलब आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए, समथिंग विच डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ हीट एक्सचेंज। So this is your 0th law of thermodynamics which defines temperature. How? कि अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में किसी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दोनों सिस्टम्स के लिए इक्वल होगी? दैट इज माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी नोन एज टेम्परेचर। That's how we define temperature using this law. ठीक है, अब इसके ऊपर सर न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। बट अगर तुमने अच्छे से पिछले 10 मिनट को सुन लिया, समझ लिया, तो फीलिंग आपको आ गई होगी, अब आप यहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉ है ये दिखने में आपको नया लग रहा है, बट ये नया लॉ नहीं है। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो इसी के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। वही एनर्जी का हिसाब किताब हमें रखना है। ठीक है, तो सर माजरा क्या है यहां पर? तो माजरा ये है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो हीट है वो किस तरीके से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जिसकी वॉल्स जो है वो एडियाबैटिक है, और हम लोग एक डायाथर्मिक, मतलब जहां से आपकी ठीक है, सॉरी, हम एक एडियाबैटिक पिस्टन ले लेते हैं, मतलब हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये आपका एक एडियाबैटिक पिस्टन हो गया, और इसकी वॉल्स जो है वो भी एडियाबैटिक है।
और इस कंटेनर के अंदर आपने वर्किंग सब्सटेंस, और नॉर्मली वर्किंग सब्सटेंस का मतलब होता है आपका आइडियल गैस, ठीक है, उसको आपने भरा हुआ, ठीक है। आइडिया क्या है कि सर जैसे ही हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हमने यहां पर इसको हीट प्रोवाइड करवाई। तो आइडिया क्या कहता है कि यहां से तो सर हमने हीट प्रोवाइड करवाई, ठीक है ना। तो हीट जो हमने यहां से प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, उसको हम एक बार के लिए लेते हैं डेल्टा क्यू। इतनी हीट हमने इसको प्रोवाइड करवा दी। हीट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा, हीट को एब्जॉर्ब करके आपकी जो आइडियल गैस है, ठीक है, तो ये जो आइडियल गैस है ये एक्सपेंड होगी, इट एक्सपेंड्स। भाई जनरल आइडिया ऐसा है कि ये एक्सपेंड होगी, हो सकता है ना भी हो, आपने वॉल्यूम जो है वो फिक्स रख रखा हो, बट जनरल आइडिया ये है कि सर ये एक्सपेंड होगी अगर अपन पिस्टन को मूव करना अलाउ करते हैं तो, ठीक है। और अगर आपकी आइडियल गैस एक्सपेंड होगी तो नाउ आपका ये जो पिस्टन है वो मूव होगा, ठीक है। सो दिस पिस्टन मूव्स, यानी कि नाउ अ फ्रैक्शन ऑफ हीट का एक फ्रैक्शन जो है, या हो सकता है पूरी की पूरी हीट भी, ठीक है ना। तो हीट फ्रैक्शन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, आपकी हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बहुत ओवरऑल सिस्टम हम बनाने की कोशिश करेंगे, हाउ वी विल कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। बहुत सिंपल सा आइडिया हम लोगों ने ले लिया कि हम आइडियल गैस को गर्म करेंगे, आइडियल गैस एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होगी तो वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो मैकेनिकल वर्क यहां पर हो रहा है दैट इज नोन एज डेल्टा डब्ल्यू। एक चीज यहां पर और इन्वॉल्व है सर, हो सकता है आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। तो एक और काम आपको होता हुआ नजर आ सकता है, हो सकता है कि सर आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाए, वो भी इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम लिखते हैं डेल्टा यू। इट इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो अब पूरी की पूरी पिक्चर हमें यहां पर बनते हुए नजर आ गई कि सर जब हम हीट देंगे क्या होगा, जरूरी नहीं है, बट क्या क्या हो सकता है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ चुकी है। तो अगर हम हिसाब किताब बैठाने की कोशिश करें यहां पर, तो हिसाब किताब बैठाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है डेल्टा क्यू, वो कहां कहां काम आ सकती है। सर हो सकता है कि उसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आ जाए, और सर हो सकता है उसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है सर, आपने तो यहां पर हीट प्रोवाइड करी है, हो सकता है हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो। सर यहां तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो सकता है टेम्परेचर घटा रहे हो, ठंडा कर रहे हो। सर यहां पर तो आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है, हो सकता है आइडियल गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है। उल्टा भी तो काम हो सकता है। तो जो काम हमने अज्यूम किया है अगर उसका उल्टा काम हो रहा होगा तो सेम इक्वेशन को यूज करेंगे विद नेगेटिव साइन। तो अगर हम अपना एक साइन कन्वेंशन बना लें तो हमें इक्वेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका साइन कन्वेंशन, कि सर इस इक्वेशन को अगर आपको हर कंडीशन के अंदर यूज करना है
तो विथ साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, आपको ध्यान रखना है कि कब किस क्वांटिटी को पॉजिटिव लिया जाएगा और कब किस क्वांटिटी को नेगेटिव लिया जाएगा। चलो भाई साहब, साइन कन्वेंशन क्या कहता है? तो साइन कन्वेंशन कहता है कि आपका डेल्टा क्यू जो है ना वो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, जब हीट जो है, हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। जो आपका आइडियल गैस है, जिसको हम यहां पर सिस्टम सिस्टम कह रहे हैं, हम भी एलवीश यादव के फैन बन चुके हैं, ठीक है ना। तो उस सिस्टम के द्वारा अगर हीट एब्सॉर्ब होगी या उस सिस्टम को तुम बाहर से हीट दोगे तो उस अमाउंट ऑफ हीट को आप पॉजिटिव लोगे यहां पर, ठीक है ना। और सर डेल्टा क्यू को नेगेटिव अज्यूम किया जाएगा, डेल्टा क्यू को नेगेटिव अज्यूम किया जाएगा अगर हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हीट इज रिलीज्ड और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तब हम डेल्टा क्यू को क्या लेंगे? नेगेटिवली। बहुत क्लियर हो गया यार ये तो। चलो डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं। सर डेल्टा डब्ल्यू को हम कब पॉजिटिव लेंगे? ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू को हमें पॉजिटिव लेना है व्हेन गैस एक्सपेंड्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और व्हेन, इसी की दूसरी लैंग्वेज जो यूज होती है वो होती है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ठीक है, तब जाके डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। और सर डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव कब लेंगे? डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव कब लेंगे? तो डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव हम तब लेंगे व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड। जब गैस को आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। और भी अगर बेटर तरीके से आपको कहना हो तो, और व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो वर्ड्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तब जाके डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। और सर डेल्टा यू, तो डेल्टा यू आपका पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू आपका पॉजिटिव होगा व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा हो। और डेल्टा यू जो है ये नेगेटिव होगा व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, मतलब ये डायरेक्टली टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बन गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब इस इक्वेशन को पूरी तरीके से अप्लाई करना हमें आ चुका है, और इसके ऊपर हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि एट द एंड आप सपने में भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना, नींद में भी, तो भी आप उस क्वेश्चन को सही कर ले जाओगे। इतनी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इस। बट इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से बिठा लो दिमाग के अंदर, रटना नहीं, ठीक है। हर एक चीज के पीछे का लॉजिक आपको समझना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सर जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आप बता रहे हो कि सर किसी केस में तो हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी केस में हो सकता है टेम्परेचर ना बढ़े, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए, सर हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए, हो सकता है सर प्रेशर कांस्टेंट रह जाए, है ना। तो इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को हम लोग अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि अब विथ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक एक चीज हमें बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, और
सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे कि सर ये जो वर्क डन है ना, ये बहुत बार पूछा जाएगा और बार बार हम हर प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम बनाएंगे, जो कि उसका स्टेट डायग्राम कहलाता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो डायग्राम। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपका जो वर्क डन होता है इन जनरल कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ये डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वॉल्यूम। पहली चीज ये आपको ध्यान में रखनी है, इसका मैं बार बार यूज करूंगा, है ना। और दूसरी चीज कि सर इंटीग्रेशन को ही अगर अपन ग्राफ के अंदर देखना चाहें तो इट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ पी वी ग्राफ। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इन ग्राफ इट इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझना बेटा, जैसे मान लो ये आपका यहां पर मैंने प्रेशर ड्रॉ किया है और यहां पर मैंने वॉल्यूम को ड्रॉ किया है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, प्रेशर को वाई एक्सिस पर और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और मान लो आपकी गैस को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेके जा रहे हो, ये इसकी फर्स्ट स्टेट है और ये इसकी सेकंड स्टेट है। यहां पर जो आपका वॉल्यूम है वो V इनिशियल है और यहां पर जो प्रेशर है वो P इनिशियल है। यहां पर आपका वॉल्यूम जो है V फाइनल है और आपका जो प्रेशर है वो P फाइनल है। लेट्स से, ठीक है। और आप इस तरीके से इनिशियल से फाइनल कंडीशन पर जा रहे हो, तो आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। देखो आप यहां से जा रहे हो, यहां पर एरिया कैलकुलेट करना ना, यहां से जा रहे हो नीचे, नीचे से जा रहे हो इधर और इधर से जा रहे हो इधर। तो यहां पर आपका जो एरिया है, ठीक है, यहां पर जो एरिया है वो आपका क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। समझ में आया ना, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा ना, निकालोगे आप, वो पक्का पॉजिटिव निकल के आएगा, पक्का पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन अगर मान लो बिल्कुल इसका उल्टा सिनेरियो होता, ठीक है, कि सर बिल्कुल इसका उल्टा केस अपन ले लें, मान लो हम ऐसा केस ले लेते हैं कि अब की बार जो P इनिशियल है वो तो बन गया P फाइनल और जो V इनिशियल है वो बन गया V फाइनल। जो P फाइनल था वो बन गया P इनिशियल और जो V फाइनल था वो बन गया V इनिशियल। और आपका जो एरो है वो अब की बार हो गया उल्टा, ठीक है। यानी कि अब की बार आप वॉल्यूम घटा रहे हो, मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से हमने क्या पकड़ा कि सर जब भी हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो फिर हमारा डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस हो गया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर जो डेल्टा डब्ल्यू है वो कैसा हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा आपका नेगेटिव। और ये आपके बहुत काम आएगा जब आप साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे। साइक्लिक प्रोसेस कैसी होती है, देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपकी कोई ऐसी प्रोसेस है, मैं ऐसा एक और डायग्राम बना देता हूं यहां पर कि सर मान लो कोई ऐसी प्रोसेस होती कि यहां पर आपने प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कि सर यहां पर आपने प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है, दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। और कोई ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें आप यहां से जा रहे हो यहां पर, यहां से जा रहे हो यहां पर, यहां से जा रहे हो यहां पर, और
फिर सीधा जा रहे हो इधर। इस तरीके की मान लो कोई आपकी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो है हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए। सो दिस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो ये आपकी कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। और ये हीट इंजन वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब हमारे बहुत काम आएगी। तो सर इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, हमें 4 अलग अलग वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा वर्क डन निकाल सकते हैं कि सर इस केस में जो आपका वर्क डन होगा ना वो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है, और साइन कन्वेंशन आपको वही ध्यान रखना है कि सर साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करेंगे हम लोग। तो साइन कन्वेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। साइन कन्वेंशन क्या होगा कि अगर आपका एरिया क्लॉकवाइज है, अगर आपका एरिया क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आप कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव। और अगर मान लो आपका एरिया एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो फिर जो वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे उसको आप क्या रख दोगे, उसको आप नेगेटिव रख दोगे, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा नेगेटिव। जैसे ये वाला जो डायग्राम मैंने लिया है ना इसमें आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि सर हम घड़ी की दिशा के अंदर घूम रहे हैं, हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हुआ वर्क डन और पीवी डायग्राम के बीच का रिलेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे साथ क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना, मैं 100% आपको बोल रहा हूं कि इस चैप्टर का तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। इतना कंसेप्चुअल है ये चैप्टर, इतना इजी है ये चैप्टर। बहुत बारीकी से एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, चलो अब सर हम थोड़ा कंफर्टेबल है। अब हम अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहली प्रोसेस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब आपने जो कंटेनर यूज किया ना वो फिक्स्ड वॉल्यूम वाला कंटेनर है, कोई पिस्टन लगाया ही नहीं आपने, तो क्लोज्ड कंटेनर ले लिया। आए समझ में, मूवेबल पिस्टन है ही नहीं, क्लोज्ड कंटेनर है जिसका वॉल्यूम चेंज कर ही नहीं सकते। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब ना तो गैस एक्सपेंड हो सकती है ना ही गैस आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है ना, इसका मतलब डेल्टा वी जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर डेल्टा वी 0 हो गया इसका मतलब सर वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इस प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है। ना तो गैस एक्सपेंड हो रही है ना ही गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो सर इस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो इस प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर होता है गैस के द्वारा एक्सर्ट किया गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब आप यूं कह सकते हो कि सर प्रेशर का और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या नजर आएगा आपको, हमेशा सेम नजर आएगा, P2 डिवाइडेड बाय T2। ये जो रेशियो है ये आपको हमेशा सेम नजर आएगा। अगर इसी बात को आप ग्राफ के ऊपर शो करना चाहोगे तो आप ऐसे शो कर सकते हो कि सर एक तरफ हम ले लेते हैं प्रेशर को और एक तरफ हम ले लेते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पक्का इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। खास बात यह है कि इनके बीच की जो स्लोप है थीटा, ठीक है, तो खास बात यह है कि इनके बीच की जो स्लोप है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वॉल्यूम की। जिस वॉल्यूम के ऊपर आप प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, उस वॉल्यूम को जैसे आप बढ़ा दोगे तो स्लोप घट जाएगी।
जैसे मान लो ये वाला ग्राफ आपने वॉल्यूम V1 के ऊपर ड्रॉ किया पूरा का पूरा। मैं एक और ग्राफ ले लेता हूं, तो ये θ1 हो गया। मैं एक और ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ना सर, है तो स्ट्रेट लाइन, बट ये V2 वॉल्यूम के ऊपर ड्रॉ किया है, तो यहां पर हमें स्लोप कितनी मिल रही है, θ2 मिल रही है। तो स्लोप जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ V1 एंड V2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप 100% कह सकते हो कि सर यहां पर V1 जो है स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब V1 कम होना चाहिए और V2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। वाई एज tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। क्या बात है सर, ये तो पता ही नहीं था। ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये जो प्रोसेस है इसमें वर्क डन तो हो नहीं रहा, इसका मतलब जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में काम आ रही है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में आ रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में आ रही है, राइट। तो इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना, तो इसको अपन लिखेंगे जो भी आप हीट दे रहे हो डेल्टा क्यू, वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू के बराबर है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू जो है इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, अपन यही तो करते थे ना, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, पिछले चैप्टर में याद होगा। तो यहां पर गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के अमाउंट को मास में ना लिख के हम मोल्स के अंदर लिखते हैं, तो n नंबर ऑफ मोल्स हो गए। स्पेसिफिक हीट को यहां पर बोला जाता है CV, क्या बोलते हैं, CV बोलते हैं। इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T। और ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाती है, यही एग्जैक्टली डेल्टा U के इक्वल हो जाती है। तो यहां पर ध्यान रख लेना, यहां पर n जो है वो अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सर यहां पर जो CV है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कोई आपसे कोई पूछे कि बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपको गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अदर प्रोसेसेस के कंपैरिजन में, या कम हीट देनी पड़ेगी। तो आप बहुत कंसेप्चुअली आंसर कर सकते हो कि सर कम हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी हीट का काम ही यही है, टेम्परेचर को बढ़ाना। डेल्टा यू के इक्वल है डेल्टा क्यू। बाकी प्रोसेस में क्या होगा, वो डाइवर्स हो जाएगी, वो कुछ मात्रा में तो डेल्टा यू में कन्वर्ट हो रही होगी और कुछ मात्रा में वो डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो रही होगी। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये प्रोसेस जो है ये आपकी परफेक्ट प्रोसेस है कि भैया जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो सारी की सारी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आ रही है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हुई आपकी फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अपन बात करते हैं हमारी सेकेंड प्रोसेस के बारे में, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आइसोबारिक प्रोसेस। सर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो इस प्रोसेस में पहली चीज, इस प्रोसेस में जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसको अपन सिंपली प्रेशर बोलते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस केस में आपका जो डेल्टा P है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। P आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब जो आपने वो वर्क डन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बताया था उसमें से प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ वर्क डन कितना होगा, तो डेल्टा W जो होगा वो हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम
प्रेशर आ जाएगा आपका बाहर और अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीवी। डीवी का इंटीग्रेशन वी होता है, तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो सर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो तो एनआरटी के इक्वल होता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन आर आ गया कॉमन और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या हाल चाल है? तो ध्यान रखना बेटा, इस केस में आपका जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम का और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा आपको कांस्टेंट नजर आएगा। और यहां पर भी वही वाली चीज कि सर यहां पर जो ग्राफ की स्लोप होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उस प्रेशर के जिस प्रेशर पर आपने उस ग्राफ को ड्रॉ किया है, जिस कांस्टेंट प्रेशर पर आपने ड्रॉ किया है। तो पूरी की पूरी जानकारी इस तरीके से ग्राफ के अंदर भी ड्रॉ करी जा सकती है। यहां पर आपने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है और यहां पर आपने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मान लो ये आपका P1 प्रेशर के ऊपर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, एंगल बन रहा है, स्लोप बन रही है थीटा 1, और ये आपका P2 प्रेशर के ऊपर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है और इसमें एंगल बन रहा है आपका थीटा 2। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर यहां पर क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि tan थीटा 1 जो है वो tan थीटा 2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर P1 होगा वो कम हो जाएगा प्रेशर P2 के कंपैरिजन में, क्योंकि स्लोप जो है वो प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा सर, इस केस में जो हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, क्योंकि अब आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब वर्क डन भी हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो दोनों चीजों में काम आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना बेटा। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस केस में जो हीट गिवन है, हम जो सिस्टम को हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू, तो जनरल फॉर्मूला तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट को लिखा जाता है सीपी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अपन गैस दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अच्छा, जो डेल्टा यू है वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, एन टाइम्स सीवी टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल होती है, और जो डेल्टा डब्ल्यू है वो हम अभी अभी देख के आए हैं किसके इक्वल है, एन मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी के इक्वल है। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो तो आप देखोगे कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो हमें यहीं से नजर आ जाएगी कि सर इसका मतलब एन सी पी डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, प्लस एन आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाना चाहिए। एन और डेल्टा टी सभी जगह पर कॉमन आके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो सर एक रिलेशन तो हमें यहीं से मिल गया जिसको हम बार बार रटते थे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसको डिराइव करना इतना आसान है, कि सर सीपी और सीवी जो है इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा आर के इक्वल होगा। इनफैक्ट आप यहां पर एक रेशियो डिफाइन कर सकते हो विच इज नोन एज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, एंड इसको आप कह सकते हो गामा, ठीक है। क्या कह सकते हो आप इसको, गामा कह सकते हो, ठीक है। तो अगर गामा की टर्म्स में लिखना चाहो तो आप सीवी को लिख सकते हो बहुत आसानी से आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। कैसे सर, तो देखो आपने सीवी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, तो इसको सीवी से डिवाइड किया तो गामा बचा, इसको सीवी से डिवाइड किया तो 1 बचा, और यहां पर आर डिवाइडेड बाय सीवी हो गया। मतलब आर डिवाइडेड बाय सीवी जो होगा वो गामा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब सीवी जो हो जाएगा वो आर अपॉन गामा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। और रेशियो को यूज करके आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि सर सीपी जो होगा
वो गामा टाइम्स आर डिवाइडेड बाय गामा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कि आपके पास में होनी चाहिए। अब बच्चे इनको रटते हैं तो फिर ये थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज ये बहुत आसान है क्योंकि अब आपने कंसेप्चुअली देख लिया कि आया कहां से। ठीक है, अच्छा दो और बढ़िया चीजें मैं आपको यहां से बता देता हूं कि कितना परसेंटेज ऑफ डेल्टा क्यू जो है वो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू इनटू वर्क। कि बताओ सर कितना परसेंटेज जो है डेल्टा क्यू का वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो सर हम क्या करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू को डेल्टा क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ये जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा डब्ल्यू को डेल्टा क्यू से डिवाइड करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा, आर अपॉन सी पी बचेगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो आर डिवाइडेड बाय सी पी टाइम्स 100। और सीपी जो है वो खुद गामा आर डिवाइडेड बाय गामा -1 के इक्वल है। तो इसको शुद्ध गामा की टर्म्स में भी लिख सकते हो, गामा -1 चला जाएगा ऊपर, गामा रह जाएगा नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट हथियार आपके हाथ में लग चुका है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे कि सर इतनी परसेंटेज एनर्जी जो है ना वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर। आया सबको समझ में? ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक और हथियार हम और बना लेते हैं। कौन सा वाला हथियार, कि कितनी परसेंटेज ऑफ डेल्टा क्यू जो है इट इज कन्वर्टेड और यूटिलाइज्ड इनटू इनटू डेल्टा यू। चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितनी यूटिलाइज हो गई। तो आपके बाद डेल्टा यू को डेल्टा क्यू से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आपके पास जब डेल्टा यू को डेल्टा क्यू से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका CV डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सीधा सीधा आ जाएगा 1 अपॉन गामा मल्टीप्लाइड बाय 100। सर इतनी परसेंटेज एनर्जी जो हम हीट की फॉर्म में दे रहे हैं ये इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी। एक पेज के अंदर हमने ऐसे ऐसे हथियार यहां पर समेट के रख दिए ना, अब आप इनका चमत्कार देखोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये हुई हमारी आइसोबारिक प्रोसेस। बहुत अच्छे से समझना है बेटा आपको, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, चलो लिखा रहने देते हैं क्योंकि मैंने अगला पेज जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेट किया है मोलर स्पेसिफिक हीट को। ठीक है ना, तो वहां पर मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अभी हमने दो टाइप की देखी। ठीक है, वैसे ध्यान रखना इन जनरल जो फॉर्मूला होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है, C, तो ये होता है अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन पर मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल से हमने डिवाइड कर दिया, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है जनरल फॉर्मूला। किसी भी प्रोसेस के लिए डिफाइन कर सकते हो, अभी तो हमने आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डिफाइन करी है। तो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हमारी कोई प्रोसेस है PV टू द पावर X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए, अब हमें नहीं पता कौन सी प्रोसेस है, X की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस। बताओ इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं और एट दी एंड एक हथियार भी बनेगा हमारा जिसको आपको फिर डायरेक्ट यूज करना है, फिर आपको बार बार ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। तो सर अभी अभी आपने बताया कि जो जनरल फॉर्मूला होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो तो होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी।
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो डेल्टा क्यू है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन टाइम्स डेल्टा टी। अच्छा सर, डेल्टा यू जो है वो तो ऑलरेडी क्लियर है किसके इक्वल होता है, कि सर जो डेल्टा यू है वो तो होता है एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होता है। और रही बात डेल्टा डब्ल्यू की, तो अभी अभी आपने बताया था कि इस प्रोसेस के लिए अगर मान लो हमें डेल्टा डब्ल्यू निकालना हो तो हमें प्रेशर का वॉल्यूम की टर्म्स में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर, तो प्रेशर को लिखा जा सकता है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर x मल्टीप्लाइड बाय डीवी। कांस्टेंट को हमने के मान लिया, प्रेशर की जगह के अपॉन वी एक्स लिखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा बेटा आपका, के तो चलो कांस्टेंट है, v की पावर जो x है इसको लिखा जा सकता है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v टू द पावर x माइनस एक्स प्लस वन, पावर माइनस एक्स है उसको आपने वन ऐड कर दिया और नीचे आ जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो क्या बचा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, इसको लिखा जा सकता है सर k अपॉन v टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय v। भाई v की पावर माइनस एक्स है तो उसको तो आप नीचे ले गए, नीचे आगे पॉजिटिव हो गए, और एक v की पावर प्लस वन भी उसको आपने लिख दिया अलग से, और नीचे का जो माइनस एक्स प्लस वन है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपने वन माइनस एक्स लिख दिया। जो k अपॉन वी एक्स है सर ये किसके इक्वल है, ये तो प्रेशर के इक्वल है। k अपॉन वी एक्स किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल है। तो इसको लिखा जा सकता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। और प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसको अगर आप लिमिट्स लगाओगे यहां पर, ठीक है ना, तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जो भी लिमिट्स आप यहां पर लगाओगे तो आपका जो डेल्टा डब्ल्यू आएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इनिशियल प्रेशर सॉरी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। और एज इट इज डेरिवेशन अभी हमारे काम आने वाली है जब अपन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ कर सकते हैं ऐसा फाइनल और इनिशियल। अच्छा पीवी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एनआरटी के इक्वल होता है। तो यहां से डेल्टा डब्ल्यू जो है इसको लिखा जा सकता है एन आर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टाइम्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, यानी कि इसको लिखा जा सकता है कि डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा एन आर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टाइम्स डेल्टा टी। तो ये चीज भी हम यहां पर फिट कर सकते हैं कि सर डेल्टा डब्ल्यू की जगह रखा जा सकता है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स रखा जा सकता है, नीचे हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे एन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी से। तो सर एन इंटू डेल्टा टी जो है वो सभी जगह पर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Cv प्लस R डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। और Cv को ऑलरेडी हम R की टर्म्स में लिख चुके हैं, कैसे लिख चुके हैं, हम लिख चुके हैं R डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन और प्लस R डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स पहले से रखा हुआ है। तो अब आप किसी भी प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, एक बहुत पावरफुल हथियार आपके पास में आ चुका है किसी भी प्रोसेस के लिए। मतलब आपको पीवी की पावर 3/2 दे दे, पीवी की पावर 5 दे दे, पीवी की पावर 7, वट एवर जो दे देना उसके लिए आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, संभाल के रखना इस हथियार, इट्स वेरी वेरी यूजफुल वेपन। ठीक है, अब हम तैयार हैं हमारी आगे की जो दो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात करने के लिए। एक प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसा कि नाम से आपको पता पड़ गया होगा कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस में पक्का अब की बार हम लोगों ने टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा होगा। यस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
इसका मतलब डेल्टा टी कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब डेल्टा यू भी कितना हो गया, 0 हो गया। कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं कर रहे आप, आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है भाई साहब। अच्छा सर, अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेम पैटर्न पर चलते हैं हम लोग कि सर वर्क डन कितना हो जाएगा। तो सर वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन जो होगा डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब प्रेशर जो है और वॉल्यूम जो है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो अभी अभी हमने एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन किया था डीडब्ल्यू के लिए, ठीक है। क्या था कि फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नीचे आता था आपका 1 माइनस एक्स। एक सेकंड रुको, एक्स की वैल्यू अगर अपन 1 रखेंगे, नहीं इसको शुरू से ही डिराइव करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। देखो समझो इस चीज को कि सर ये वाला फॉर्मूला हम यूज तो कर सकते हैं, बट जैसे हम x की वैल्यू 1 रख देंगे ना तो फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फिर ये डेल्टा w की जो वैल्यू है वो हमें इनफाइनाइट दे रहा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, मतलब इस केस में हमें थोड़ी शुरू से डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको अपन रख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू की जगह अपन रख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी आई। प्रेशर की जगह रखा जा सकता है एन आर टी डिवाइडेड बाय वी, और फिर आ जाएगा यहां पर डी। तो समझे, v की पावर अगर यहां पर -1 है ना तो फिर वो लॉग वाला फॉर्मूला लगता है, इसलिए हमारा जनरल फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगले में वर्क कर जाएगा। तो एन आर टी ये सब तो कांस्टेंट है। 1/v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग। तो लॉग नेचुरल ऑफ v अपन इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो इसको लिखा जा सकता है एन आर टी लॉग नेचुरल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो उसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। और क्योंकि प्रेशर का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी फाइनल। वाई 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 वाई, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पी आई वी आई जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा पी एफ वी एफ के। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि आपका जो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि इसी को आप लिख सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होंगे वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है भाई। बहुत अच्छी चीज है सर। तो सर ग्राफ कैसा बनेगा यहां पर, तो यहां पर अगर आप ग्राफ को डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो एक तरफ आपने ले लिया प्रेशर, एक तरफ आपने ले लिया वॉल्यूम। तो सर जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो मान लो शुरुआत में यहां पर हो आप, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, और ये आपका इनिशियल प्रेशर है। अब आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो तो वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। जैसे मान लो आप यहां पर आ गए, वॉल्यूम आपका बढ़ के हो गया वीएफ, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका जो प्रेशर है वो घट के क्या हो जाएगा, पीआई के कंपैरिजन में काफी कम हो जाएगा। ऐसा आपका ग्राफ होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। तो ये हो गई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। सर आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने जो टेम्परेचर है उसको तो बढ़ने ही नहीं दिया, मतलब आप जितनी भी हीट देते जा रहे हो, जितनी भी हीट देते जा रहे हो, ठीक है, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है,
तो जितनी भी हीट यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, वो डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरनल एनर्जी को तो आप यहां पर बढ़ने ही नहीं दे रहे। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, बताओ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी होगी? ठीक है, तो सी फॉर आइसोथर्मल, तो ये हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सर आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे लोगे ना, तो भी आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा। और आप वैसे भी देख सकते हो कि सर पी वी की पावर 1 कांस्टेंट है, पी वी कांस्टेंट है तो वी की पावर 1 है। तो सर जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे हमारे इस फॉर्मूले में यहां पर, तो जैसे x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 जीरो, r अपॉन जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस टर्म से फर्क नहीं पड़ता, c हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक, आया समझ में? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक 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 ठीक। अब एक लास्ट प्रोसेस के बारे में और बात कर लेते हैं, एंड दैट इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना बेटा, जितनी भी सडन प्रोसेसेस होती है, ठीक है, जिसमें देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीट एक्सचेंज, मतलब आपकी प्रोसेस जो है ना इतनी सडन है, या तो सडन है कि कोई पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है, या फिर आपने पूरी एडियाबेटिक वॉल्स का यूज किया हुआ है। वट एवर बी द केस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीट एक्सचेंज, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं हीट एक्सचेंज की। इसका मतलब आपका जो डेल्टा क्यू है वो कितना हो जाना चाहिए यहां पर, वो हो जाना चाहिए जीरो। ना तो आप हीट दे पा रहे हो और ना ही आप हीट ले पा रहे हो। इसके लिए ध्यान रखना, जो वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू, तो वो हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए जो गामा है, मतलब जो प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा है, वो आपका कांस्टेंट होता है। तो P V टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो मतलब x की जगह आप क्या रख सकते हो, गामा रख सकते हो, जो हमने जनरल फॉर्मूला डिफाइन किया था। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस गामा। भाई नॉर्मली गामा जो होता है ना वो Cp डिवाइडेड बाय Cv, Cp बड़ा होता है Cv छोटा होता है। तो नॉर्मली गामा जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये जो 1 माइनस गामा है ना, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन दोबारा से लिखेंगे फॉर्मूले को। अब की बार अपन लिखेंगे P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय, नीचे भी उल्टा कर देते हैं, गामा माइनस 1। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में, और थोड़ा सा इसको ढंग से लिखना चाहें, चलो फिर बाद में मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो पीवी की जगह क्या लिखा जा सकता है, एनआरटी। तो इसको लिखा जा सकता है एन टाइम्स आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। मतलब आप सोच के देखो कि अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है फाइनल टेम्परेचर। समझो 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 इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि सर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है
कि इफ डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, यानी कि आपकी जो गैस है इट एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। अगर आप किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हो, मतलब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, और डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होने का मतलब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टी इनिशियल जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा और टी फाइनल कम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से क्या हो जाएगा, टी इनिशियल जो है वो ज्यादा हो जाएगा टी फाइनल के कंपैरिजन में। इसका मतलब गैस जो है कूल्स डाउन, आपको गैस जो है वो ठंडी होते हुए नजर आई। इसलिए पता है क्या होता है, जब अचानक से टायर फट जाता है ना, सडन, आपको उल्टा लगेगा कि सर टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, नहीं, वो फ्रिक्शन वगैरह की वजह से आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट जो गैस का टेम्परेचर है जो टायर के अंदर भरी हुई थी ना, वो कूल डाउन हो जाता है। जो नाइट्रोजन जैसी गैसेस होती है ना, उनको बहुत हाई प्रेशर के ऊपर छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, उनके अंदर भरा जाता है। जैसे आप उसको खोलते हो तो एकदम से गैस बाहर निकलती है, सडन प्रोसेस, और आप देखते हो कि उस बोतल के चारों तरफ बर्फ जम जाती है, इतना टेम्परेचर आपका कूल डाउन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप एडियाबेटिकली किसी गैस को एक्सपेंड करोगे ना, तो आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा कि सर अगर मान लो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब अब की बार गैस जो है उसको कंप्रेस किया जा रहा है, गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। ठीक है सर, इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका फिर इनिशियल टेम्परेचर है वो कम रह गया फाइनल टेम्परेचर के कंपैरिजन में, यानी कि इस केस में क्या हो गया, आपकी जो गैस है हीट्स अप, आपको गैस का टेम्परेचर बढ़ते हुए नजर आएगा, मतलब गैस जो है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर हम ग्राफ के अंदर शो करना चाहें तो हम ग्राफ बना सकते हैं, और इनफैक्ट इसमें तीनों ही ग्राफ बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका कि सर ये आपका यहाँ पर प्रेशर है और इस जगह पर वॉल्यूम है। ठीक है, तो कहना तो यही चाह रहा है कि मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट पर आपका जो वॉल्यूम है वो V इनिशियल है और जो प्रेशर है वो P इनिशियल है। अब मान लो आप वॉल्यूम को बढ़ा देते हो, ठीक है, V फाइनल ले आते हो, तो प्रेशर घट जाएगा 1/V की पावर गामा के इनवर्स, वही V की पावर गामा की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो आपका प्रेशर जो है वो घटते 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 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रेशर। जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि सर अगर मान लो सेम चेंज इन वॉल्यूम हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पर किया होता, सेम चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, कि हमने वॉल्यूम बढ़ाया होता, तो ध्यान देना बेटा, अभी हम गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारा डेल्टा डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। आइसोथर्मल में भी ऐसा ही होता है, बट बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अगर मान लो सर हमने सेम चेंज इन वॉल्यूम लाया होता तो प्रेशर में कमी तो आती, सर प्रेशर में कमी तो आती, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, प्रेशर आपका डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, बट इतना डाउन नहीं जाता जितना आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम की इन्वर्सली नहीं है प्रेशर, वॉल्यूम की पावर गामा, और गामा नॉर्मली 1 से बड़ा होता है, तो आपको प्रेशर तेजी से घटता हुआ नजर आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जिस रफ्तार से आपका प्रेशर गिर रहा था, तो ये ग्रीन कलर से मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, सेम चेंज इन वॉल्यूम कर रहा हूं, बट आपका प्रेशर इतना नहीं गिरा, आपका प्रेशर इतना नहीं गिरा।
तो ये तो हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने गैस को एक्सपेंड उतना ही किया है, बट आपका प्रेशर जो है वो उतना नहीं गिरा जितना यहां पर आपको गिरते हुए नजर आ रहा है, एंड दिस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा ध्यान रख लेना, प्रेशर में जो कमी आती है वॉल्यूम के साथ साथ वो बहुत तेजी से आती है, खासकर आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, आ गया समझ में? इसी ग्राफ को आप उल्टा भी बना सकते हो, आप फाइनल वॉल्यूम सेम रख लो दोनों प्रोसेसेस का और उसको सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस करो, तो आप देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, एडियाबैटिक का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेम ग्राफ को उल्टा भी बनाया जा सकता है, कैसे बता देता हूं मैं आपको। तो एक पेज में और ऐड कर लेता हूं क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसी को हम ऐसे भी ग्राफ के ऊपर डिनोट कर सकते हैं कि सर अब की बार यहां पर है प्रेशर, यहां पर है वॉल्यूम, ठीक है, और अब की बार हमने ग्राफ की शुरुआत करी हायर वॉल्यूम से, यहां से ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। अब हम सेम वॉल्यूम तक क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। मान लो इस वॉल्यूम तक हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, वी फाइनल तक, तो आप देखोगे कि प्रेशर बढ़ेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी बढ़ेगा। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आपका प्रेशर बढ़ रहा है ना, वीएफ तक आते आते ऊपर जा चुके हो आप, और आपकी जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें भी आपको प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, आप यहां तक आ चुके हो। ये आपका आइसोथर्मल में प्रेशर बढ़ा और ये आपका एडियाबैटिक में प्रेशर बढ़ा। तो वही मैंने बताया था, जो एडियाबैटिक जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें प्रेशर में जो इंक्रीमेंट आया है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये हो जाएगी आपकी अब की बार आइसोथर्मल। आपका प्रेशर बढ़ा तो सही, उतना तेजी से नहीं बढ़ा जितना तेजी से आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बढ़ रहा है। दोनों तरीके से आपका ग्राफ जो है आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, बढ़ते हुए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है और घटते हुए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। आ रहा है सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है। अच्छा सर, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का था रिलेशन, अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि बताओ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है, या प्रेशर या टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या है, तो हम पी की जगह क्या रख सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी रख सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी रख सकते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो होता ही है। तो ऐसा हो जाएगा कि सर टी मल्टीप्लाइड बाय वी की पावर गामा माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो आप जैसे 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 वॉल्यूम बढ़ाओगे, या वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ आप देख सकते हो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको घटता या फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक। और इसी तरीके से आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देख सकते हो, तो आपकी बार V की जगह nRT अपॉन P रख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा T की पावर गामा डिवाइडेड बाय P की पावर गामा माइनस वन, ये जो रेशियो है ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ हथियार है, इनके भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर ग्राफ से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, बट ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को रखनी है दिमाग के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, मोर ग्राफ बेस्ड
क्वेश्चंस, ठीक है ना, एंड मोर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, प्रोसेसेस, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। अब देखो वन शॉट का पर्पस क्या है कि अगर कोई बच्चा जस्ट केवल एक ऊपर ऊपर के तौर पर पढ़े कि हाँ भाई मेरे को तो भाई ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, वो ठीक हो जाए, मेरा मुझे नहीं जाना इस चैप्टर के अंदर, तो उसके पर्पज से वन शॉट। लेकिन अगर आपको 100% इंश्योर करना है कि क्वेश्चन गलत ही ना हो, तो फिर आपको पता ही है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी सारी की सारी प्रोसेस, जैसे फ्री एक्सपेंशन, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है यार, है ना, बहुत सारे ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट एंड मजा आएगा आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि अभी ये जो टॉपिक है इसको इस साल के लिए इंक्लूड नहीं किया गया है ना, बट फिर भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बेसिक लेवल पर अगर मैं जानकारी देना चाहूं आपको, तो ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग हायर टेम्परेचर पर कोई बॉडी है, ठीक है, नॉर्मली हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हम लोग हीट लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है, इसको बोला जाता है रिजर्वॉयर, मतलब ये रिजर्वॉयर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, हायर टेम्परेचर। ठीक है, यहां से हम हीट लेते हैं। ठीक है, हमने यहां से हीट ली। ठीक है, तो ये डेल्टा Q1 या डेल्टा Q1 लिख लो सिंपली, इतनी हीट हमने यहां पर एब्सॉर्ब करी। अब हम हीट इंजन बनाना चाहते हैं, मतलब एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो इस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड हो जाएगा इसका मतलब हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त हुआ, W। अच्छा, हमें इस साइकिल को बार बार चलाना है ना, तो वापस से इनिशियल स्टेट में भी लाना है वर्किंग सब्सटेंस को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दी एक बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली क्या हो, लो हो। ठीक है, तो ये हो गया, इसको कहा जाता है सिंक। इट इज बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर। और इस तरीके का फिर साइकिल जो है वो हम लोग चलाते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी वर्किंग प्रिंसिपल है ये कहलाती है हीट इंजन। तो हीट इंजन का काम क्या हुआ, हीट इंजन का काम क्या हुआ, हीट इंजन का काम हुआ हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेना, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेना और उसे वर्क में कन्वर्ट करना। ये तो हो गया आपके हीट इंजन का काम। हीट पंप जो है वो इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो मैं यही डायग्राम यूज कर लेता हूं, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा यहां पर। तो ये आपका हीट इंजन है, इसमें उल्टा काम होता है। इसमें क्या करते हैं हम, हीट पंप या हीट पंप को रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है ना, हीट पंप को रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है। तो इसमें उल्टा काम करते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम बॉडी को ठंडा कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अब की बार जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है उससे तो हीट ले रहे हैं, ठीक है,
उससे तो हीट ले रहे हैं। अब बिल्कुल देखो, ध्यान रखना, नेचुरल प्रोसेस है कि अगर हमें किसी पेन को, ठीक है, किसी हाइट से गिराना हो तो वो अपने आप गिर के टेबल पर चला जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एनर्जी है। तो हीट की नेचुरल प्रोसेस क्या है, नेचुरल फ्लो क्या है, हायर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाना। तुम यहां पर उसको उल्टा करना चाह रहे हो, तुम लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेके हायर टेम्परेचर वाली बॉडी को देना चाह रहे हो, मतलब तुम पेन को टेबल से उठा के हवा में ले जाना चाह रहे हो, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा ना, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। तो अब की बार आपको वर्क एज आउटपुट नहीं मिलेगा बेटा, अब की बार आपको वर्क एज इनपुट करना पड़ेगा, अब की बार आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके जो नेट अमाउंट ऑफ हीट होगी वो आप ट्रांसफर कर पाओगे आपकी हायर टेम्परेचर वाली बॉडी को। तो यहां पर वर्क एज आउटपुट हमें मिल रहा है और यहां पर वर्क एज इनपुट हमें करना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं पता होता लोगों को, नहीं पता होता। तो ये हुआ आपका हीट पंप, ठीक है, या फिर इसको रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है, स्पेलिंग वगैरह एक बार चेक कर लेना। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेना एंड वर्क इनपुट की हेल्प से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी तक ट्रांसफर करना। विदाउट वर्क इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल फ्लो तो हमेशा हायर से लोअर वाली बॉडी की तरफ होता है। अच्छा, जो रिलेशन है वो दोनों के लिए सेम होगा कि सर Q1 जो होगा वो W प्लस Q2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहां पर तो हम लोग डिफाइन करते हैं हीट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो हीट इंजन के लिए तो डिफाइन की जाती है एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ हीट इंजन, करेक्ट। कैसे डिफाइन करते हैं कि सर हमने एज आउटपुट कितना वर्क प्राप्त किया एट द एक्सपेंस ऑफ हीट Q1, भाई कितनी हीट हमने एब्जॉर्ब करी उसके कितने परसेंट को हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तुम चाहो तो W को लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 और फिर इसको Q1 से डिवाइड कर रखा है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये तो हो गई आपकी, ये तो हो गई आपके हीट इंजन की एफिशिएंसी। मैं एक काम करूं क्या, हीट पंप को अलग ही लिख लेता हूं, अलग पेज पर लिख लेता हूं मैं, है ना। मैं एक पेज कॉपी कर लेता हूं, कॉपी 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 कॉपी, ठीक है। तो जो कॉपी वाला पेज है उस पे से मैं इसको हटा देता हूं, अलग से पढ़ लेंगे ना तो घिचपिच ना हो। तेरी गलियां गलियां मुझे, चलो आ जाओ, और इधर से मैं इसको हटा देता हूं भाई, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हीट इंजन के लिए तो डिफाइन करी जाती है एफिशिएंसी, कि हमने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और उसमें से कितने परसेंट को हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। और जो हीट पंप है उसके लिए डिफाइन किया जाता है, उसके लिए डिफाइन किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या मेजर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो ये ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि सर हमने कितनी हीट यहां पर रिजेक्ट करी Q2,
और कितने वर्क इनपुट के एक्सपेंस पर। हमने जो वर्क किया उसके दम पर हमने कितनी हीट को यहां पर रिजेक्ट करवा लिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, Q2 कैन बी रिटन एज, या Q2 को तो चलो Q2 ही रहने दो, W कैन बी रिटन एज Q1 माइनस Q2, और इसको आप Q2 डिवाइडेड बाय Q1 था ना, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, तो Q1 से डिवाइड कर दो तो ऊपर आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो अगर मान लो एफिशिएंसी को आप लिख रहे हो यहां पर ईटा, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। तो अगर सेम हीट इंजन को किसके तौर पर यूज किया जाए, अगर सेम हीट इंजन को उल्टा हीट पंप के तौर पर यूज किया जाए, ठीक है, तो हम आसानी से उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और अब हम बात कर लेते हैं एक आइडियल इंजन के बारे में, और जो आइडियल इंजन होता है इसको बोला जाता है कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन में क्या होता है कि जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हीट एब्जॉर्प्शन हुआ पहला स्टेप, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर अपने आप ही क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। तो पहले हम हायर टेम्परेचर वाली बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के इक्वल हो जाए ताकि उसके कांटेक्ट में ला सके। तो उसके लिए हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन को यूज करते हैं, उसमें टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। फिर आपका जो स्टेप नंबर 3 होता है उसमें हम हीट रिजेक्शन करते हैं लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को। तो ये जो प्रोसेस होती है ये अगेन क्या होती है, ये अगेन आइसोथर्मल होती है, ठीक है। और फिर वापस से हम इनिशियल स्टेट में आना चाहते हैं, तो जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था उस पर आना चाहते हैं, तो वापस से टेम्परेचर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं ताकि फिर इस साइकिल को हम लोग रिपीट कर सकें। तो जो स्टेप 4 होता है वो होता है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में अपने आप ही आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें हमारा जो प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम जो था वो V1 था, और टेम्परेचर हमारा हायर टेम्परेचर था, जो हायर टेम्परेचर था उससे हमें कांटेक्ट में ला दिया। तो इससे हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका प्रेशर चेंज हो गया P2, वॉल्यूम चेंज हो गया V2, बट टेम्परेचर आपका क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और सर आइसोथर्मल प्रोसेस का चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसमें जितना भी हम हीट देते हैं वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, डेल्टा यू तो जीरो होता है। हम आइडियल इंजन बना रहे हैं ना। फिर सर अब आते हैं इसका क्या यूज है कि इसमें आपका प्रेशर जो है वो P2, V2 और टेम्परेचर जो है हायर है उससे हमें लेके जाना है लोअर टेम्परेचर पर। तो ठीक है, प्रेशर आपका चेंज हो गया P3, वॉल्यूम आपका चेंज हो गया V3, और टेम्परेचर आपका हो गया T लोअर। तो ये इसके काम में आ गया। फिर सर हमें हीट रिजेक्ट करनी है, तो हीट रिजेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब की बार P3, V3, TL लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। तो यहां से हमारा सिस्टम चला जाता है P4, V4, TL पर, और सर यहां से वापस से इनिशियल स्टेट में आना है। तो P4, V4, TL से वापस से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वापस से आ जाएंगे अपन P1, V1,
हायर टेम्परेचर के ऊपर थ्रू एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ऐसी प्रोसेस होती है हमारी। अगर आप इसको देखोगे तो ग्राफ के ऊपर आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। तो ये हो गया आपका प्रेशर और ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से चालू हुआ, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। फिर इसके बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में वापस से आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और फिर ये आपकी जो है ये आपकी होती है। तो ये जा रहे हैं हम लोग P1 V1 T हायर से P2 V2 T हायर तक, ठीक है। फिर ये जा रहे हैं अपन P3 V3 T लोअर तक। फिर यहां पर वापस से आइसोथर्मल, तो P3 P4 V4 T लोअर, और फिर यहां से वापस से एडियाबैटिक कंप्रेशन का यूज किया तो हायर टेम्परेचर पर चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक। ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो इसके एरिया से हम लोग निकाल नहीं सकते। तो सर इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब प्योरली आइडियल इंजन बनाया हमने, इसकी एफिशिएंसी एट द एंड किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ध्यान रखना, इसकी एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 ये होती थी ना हमारी एफिशिएंसी। तो कार्नो इंजन के लिए, फॉर कार्नो इंजन हम ये प्रूव कर सकते हैं, हालांकि अपन डेरिवेशन के अंदर नहीं जाएंगे, कि जो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 होता है ना, वही आपका लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर होता है। दैट्स इट। यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो एज इट इज क्या लिख सकते हो, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। तो इससे आप क्या प्रूव कर रहे हो कि आप अगर एक कार्नो इंजन, आइडियल इंजन भी बना लोगे ना बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, आपकी इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती, वो 1 से कम ही होगी। दिस इज नोन एज कार्नो थ्योरम एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, which states that no engine, even idealized engine like Carnot engine, has efficiency less than 1। तुम 100% efficiency के साथ में हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक और स्टेटमेंट है जिसको अपन क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं, वो हीट रेफ्रिजरेटर के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप ऐसा हीट रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जिसमें बिना वर्क इनपुट के आप हीट को लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर दो। अगर लोअर से हायर बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना है तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। सो दिस इज माय फ्रेंड योर एंटायर चैप्टर। और जितना कंसेप्चुअली आपको ये चैप्टर समझ में आया ना, उससे 10 गुना ज्यादा कंसेप्चुअली आपको इसके क्वेश्चन करने के अंदर मजा आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं छाती ठोक के, अगर आपने इस वन शॉट को देखा है, क्योंकि अब बिल्कुल सुलझ गए होंगे आज आप, ठीक है। सो दैट्स इट। अब मिलते हैं अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, एंड उसके लिए आपको ज्वाइन करनी होगी हमारी वेबसाइट www.physicsman.in। मोस्ट वांटेड सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।